I am Dr. Sunil Kumar Singh, Senior Professor in Faculty of Education, Banaras Hindu University. Today I am going to present 26th lecture under the course Teaching Skills for Higher Education. The title of the course is Skill of Explaining Meaning and Objectives. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग व्याख्यान संख्या 26 प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है व्याख्या कौशल अर्थ एवं उद्देश्य। यह व्याख्यान उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण कौशल नामक पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए 26वें व्याख्यान के विषय वस्तु पर नजर डालते हैं। इसके अंतर्गत 9 भागों में विषय वस्तु को बांटा गया है। सबसे पहले प्रस्तावना है, उसके उपरांत व्याख्या और बताने में क्या अंतर है, फिर किस तरह से हम याद करने को समझें, तदुपरांत व्याख्या क्या होती है, व्याख्या की परिभाषा क्या होती है, उसके मुख्य घटक तत्व क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं और उसके मुख्य उद्देश्य, मुख्य घटक विशेष तौर पे व्यवहारिक रूप में कौन कौन से होते हैं, उस पे ध्यान आकर्षित किया जाएगा और अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाएगा। So under the contents we have distributed it into 9 parts, starting from introduction, then explaining and telling, followed by understanding and memorization, then telling about what is explaining, then definition of explaining, and thereafter the 6th component is key elements of explaining. The 7th part is objectives of skill of explaining. 8th one is key components of explaining in practical, and at last is 9th part, that is conclusion. So let us start from the first. Explaining is more than just talking. It is the art of making learning come alive. As a cornerstone of effective teaching, it bridges the gap between abstract concepts and student understanding. A well-crafted explanation requires intentional planning, responsiveness to learner needs, and alignment with key educational goals such as clarification, description, and reasoning. समग्रतया हम प्रस्तावना के रूप में ये कह सकते हैं कि व्याख्या मूल रूप से सामान्य बातचीत करना नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे लेकर के हमको जाता है और इसमें एक कला निहित है, जिस कला के द्वारा हम अधिगम को जीवंत बना देते हैं। इसीलिए प्रभावशाली शिक्षण के संदर्भ में यह एक मील का पत्थर है और खास तौर पे विभिन्न प्रकार के अमूर्त संप्रत्ययों और विद्यार्थी की समझ के बीच में यह एक पुल का काम करता है। विशेष तौर पे यहाँ हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर की गई प्लानिंग सम्मिलित होती है। साथ में यह अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होता है और खास तौर पे जो मुख्य उद्देश्य होते हैं शिक्षा के, उनको संज्ञान में लेते हुए स्पष्टतया और विस्तार पूर्वक, तर्क पूर्वक चीजों को विद्यार्थियों के समक्ष रखता है। इस प्रकार से व्याख्या का कौशल मूल रूप से शिक्षक के लिए एक अत्यंत आवश्यक कौशल है। अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि व्याख्या और सामान्य रूप से बताने में क्या अंतर है। What is basic difference between explanation and telling? Here we'll focus on different aspects followed by differences between explanation and telling. Let us take first aspect, that is approach.
In explanation, we see that our approach has to be interactive and dialogic, where two people or one person with group should be able to talk and interact. Whereas in case of telling, we find that telling is one way and you are not very much concerned about the communication of the dialogue at the same time. Therefore, it is monologic in nature. तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि व्याख्या के अंतर्गत विशेष तौर पे अंतः क्रिया को विशेष ध्यान में रखा जाता है और दो व्यक्तियों के बीच में संवाद को ये सुनिश्चित करता है, जबकि बताने में यह एक तरफा हो सकता है और बताना खास तौर पे यह सुनिश्चित नहीं करता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण हुई अथवा नहीं, इसीलिए यह एक तरफा भी होता है। इसी प्रकार से हम ये देखें कि एस्पेक्ट्स के अंतर्गत इंटेंट की बात की गई है। इंटेंट का मतलब है कि आप क्या चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं। व्याख्या के अंतर्गत स्पष्टता निहित होती है और गहराई के साथ चीजों की समझ निहित होती है, जबकि बताने में मात्र सूचना संप्रेषित की जाती है और उसके आगे यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि विद्यार्थी की समझ बनी अथवा नहीं। Therefore, intent in case of explanation is to deepen understanding, and deepening of understanding is only possible when there is clarification of meaning, whereas in case of telling, it only provides information. On the aspect of learner role, you find that in case of explanation, there is active processor, whereas in case of telling, there is passive recipient, and hence we can say that explanation is more effective. तो अधिगमकर्ता की भूमिका के संदर्भ में यहाँ पे स्पष्ट बात यह है कि वह स्वयं सक्रिय रहता है, अर्थात विद्यार्थी व्याख्या के संदर्भ में स्वयं सक्रिय रहता है, इसलिए शिक्षक के द्वारा की जाने वाली व्याख्या अत्यंत लाभप्रद होती है, जबकि बताने के क्रम में विद्यार्थी की सक्रियता नहीं होती है और वह सामान्य तरीके से चीजों को सुनता है। Regarding depth, in explanation there is conceptual and analytical process involved, whereas in case of telling it is superficial and factual. तो गहराई के संदर्भ में संप्रत्यात्मक रूप से हम ये देखते हैं कि विश्लेषण पर हम ध्यान देते हैं और संप्रत्यय की समझ को सुनिश्चित करते हैं, जबकि बताने में यह सतही तौर पे होती है और आम तौर पे फैक्ट्स पे या तथ्यों तक सीमित होती है। In case of another aspect, that is support, explanation is based on use of examples. It requires analogies and reasoning, whereas in case of telling, things are only in form of certain statements. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के समानार्थक संप्रत्ययों के उदाहरण के द्वारा और तार्किक दृष्टि से व्याख्या मदद करती है। दूसरी तरफ बताने के क्रम में हम ये देखते हैं कि मात्र कुछ तथ्यात्मक वाक्यों के द्वारा हम चीजों को बताते हैं। In case of feedback, we find that explanation is encouraged and integrated, whereas telling involves less and less feedback, or sometimes there may be no feedback. तो प्रतिपुष्टि के संदर्भ में हम ये देखें कि व्याख्या के अंतर्गत प्रोत्साहन दिया जाता है और समन्वित भाव का उपयोग किया जाता है, जिससे विद्यार्थी के अधिगम को हम सुनिश्चित कर पाते हैं। टेलिंग के अंतर्गत या बताने के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आम तौर पे प्रतिपुष्टि जो है नहीं होती है या होती भी है तो बहुत कम होती है। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस।
Now, understanding and memorization is third part of this lecture. Let us demonstrate and differentiate these two. The different aspects are, number one is focus. Understanding is related with meaning and relationship building, whereas memorization is limited to facts and details. हम ये कह सकते हैं कि समझ बनाने के अंतर्गत अर्थ की समझ एवं संबंधों की समझ पर केंद्रीकरण होता है, जबकि याद करने के अंतर्गत मात्र हम तथ्यों पर केंद्रित रहते हैं और तथ्यों का ही विस्तार करते हैं। संज्ञानात्मक स्तर के संदर्भ में हम ये देखें कि समझ के अंतर्गत उच्चतर स्तर के विचार की प्रक्रिया समाहित होती है और मेमोराइजेशन के अंतर्गत हम ये देखें कि न्यूनतम या निम्नतम स्तर की मात्र याद करने वाली चीजें तक ये सीमित रहता है। सो कॉग्निटिव लेवल involves higher order thinking in case of understanding, whereas in case of memorization it is limited to lower order recall only. In case of application, you will find that in understanding things are transferable to new situations, the concepts are transferable to new situations, whereas in case of memorization it is limited to familiar contexts only. तो प्रयोग की दृष्टि से समझ के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि समझ बनने पर चीजों को, संप्रत्ययों को हम नई परिस्थितियों तक हस्तांतरित कर सकते हैं, जबकि मेमोराइजेशन या यादाश्त के अंतर्गत आमतौर पर जो समझी या जानी गई परिस्थितियां होती हैं मात्र वहीं तक वो सीमित होता है। In case of retention, you will find that understanding is a long-term thing. It is more conceptual, whereas memorization is short-term and surface-level thing. यादाश्त की दृष्टि से अब अगर आप ये देखें या लंबे समय तक ठहराव की दृष्टि से देखें तो संप्रत्यात्मक प्रवृत्ति होने के कारण समझ लंबे समय तक ठहरती है, जबकि मात्र यादाश्त पर जो केंद्रित चीजें होती हैं वो सतही होती हैं और उनकी अवधि बहुत ही कम या सीमित होती है। In case of strategy, you will find that understanding establishes connections, leads to ability of analysis and drawing inferences, whereas memorization is limited to rote repetition. तो याद करने के क्रम में आप मात्र चीजों को अपनी याददाश्त का भाग बना पाते हैं, जबकि समझ के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि शिक्षण की शैली में हम देखते हैं कि एक का दूसरे से संबंध कैसे स्थापित किया जाए और विश्लेषण किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार से विभिन्न निष्कर्षों को हम निकाल सकते हैं। Here in example you will find that in case of understanding, explaining a concept in your own words is important, whereas in case of memorization, reciting a definition leads to memorization. तो उदाहरण के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि समझ बनाने के लिए आपको अपने शब्दों में संप्रत्यय को बताना पड़ता है, जबकि यादाश्त मात्र परिभाषा तक सीमित होती है, अपने शब्दों को उसमें जोड़ करके और अतिरिक्त कुछ प्रदर्शन करना संभव नहीं होता है। So this is the difference between understanding and memorization. Now coming to the key thing, what is explaining? Understanding the skill of explaining involves following aspects. First one is, it is a set of interrelated statements made by the teacher. Means when you explain a thing, you explain through various statements which are interrelated in nature. On the other hand, it is designed to create understanding about concepts, phenomena and principles. The basic design of explanation involves understanding of the concepts, different phenomena or processes and different principles. Whereas on the third aspect we find that it bridges the gap between teachers' knowledge and students' comprehension. And fourth one is,
it transforms complex ideas into digestible information. हम ये भी देखते हैं कि व्याख्या के द्वारा विशेष तौर पर शिक्षक के ज्ञान एवं विद्यार्थी के समझ के बीच का जो अंतर है उसको दूर किया जाता है, और इसका लाभ यह भी है कि व्याख्या के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जटिल सूचनाओं, जटिल विचारों को ऐसी सूचनाओं में परिवर्तित करने में सक्षम हो पाते हैं जो कि अत्यंत ग्रहणीय होती हैं और सुचारू तरीके से विद्यार्थी द्वारा समझी जा सकती हैं। इस प्रकार व्याख्या अत्यंत लाभप्रद कौशल है जिसका उपयोग आमतौर पे शिक्षक कर सकता है। इन्हीं आधारों पे हम ये देखें कि व्याख्या की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लेनिंग on the basis of the previous points have been done here. The definitions go on like this: the use of interrelated statements about a concept, phenomena, generalization, procedure, function and reason with a view to provide its understanding to someone else is explaining. इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अंतर संबंधित विभिन्न प्रकार के वाक्यों की प्रस्तुति किसी संप्रत्यय के विषय में, किसी प्रक्रिया के विषय में, सामान्यीकरण या किसी कार्य या तर्क के विषय में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसके द्वारा आसानी से समझ बन पाती है। इस प्रकार से विद्यार्थी या अन्य किसी में समझ बनाने के लिए व्याख्या का उपयोग किया जाता है। तो व्याख्या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संप्रत्ययों, विभिन्न प्रकार के सामान्यीकरणों, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं, विभिन्न प्रकार के प्रकार्यों या कार्यों को तर्क के साथ इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरा व्यक्ति या विद्यार्थी उसको आसानी से समझ सके। It also goes on like this: explaining requires clarity, precision and relevance to learner context. तो विद्यार्थी के परिदृश्य को ध्यान के में रख करके इसके अंतर्गत स्पष्टता, सटीकता और प्रासंगिकता की आवश्यकता होती है। It also says that explaining involves structured communication to enhance comprehension. समझ को बढ़ाने के लिए व्याख्या के अंतर्गत हम संरचनात्मक तरीके से संप्रेषण के कार्य को पूर्ण करते हैं। It also aims to deepen learners' understanding through logical connections and linked examples. व्याख्या के अंतर्गत हम विशेष तौर पे अधिगमकर्ता की समझ को बढ़ाने के लिए तार्किक समन्वयों के द्वारा और विभिन्न प्रकार के उनसे जुड़े उदाहरणों के प्रयोग के द्वारा गहराई से समझ को सुनिश्चित करते हैं। These were certain key points in case of explaining. Now, some other key elements of explaining: clarity of language and expression, using clear structured language tailored to learners' levels is one of the key elements of explaining. तो 20 तत्वों के अंतर्गत हम ये देखें तो भाषा की स्पष्टता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता, स्पष्ट भाषा का उपयोग, संरचित भाषा का प्रासंगिक तरीके से उपयोग करते हुए विद्यार्थी के स्तर पे पहुंचना, यह व्याख्या का एक बीज तत्व है। इसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि तार्किक क्रमबद्ध तरीके से विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज and further the connection to prior knowledge and linking to new knowledge to students prior understanding is done. विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से
जुड़ाव करना भी व्याख्या कौशल का एक कार्य है। It also involves appropriate use of examples and illustrations. विभिन्न प्रकार के उदाहरणों और विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों के माध्यम से भी इसका उपयोग किया जाता है। It also adapts explanations to needs of the learners. विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रकार की व्याख्याओं को अनुकूलित करना भी अति आवश्यक होता है। इस तरह से यह कुछ मूल बीज तत्व हैं। Now coming to the seventh aspect, that is objectives of skill of explaining. The basic objectives are to help learners clarify difficult concepts and issues, to enhance learners, to describe processes, structures and procedures, to assist learners in stating reasons for events and phenomena, and to develop higher order thinking among students. विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के अंतर्गत हम ये देखें कि विद्यार्थियों को यह सहयोग प्रदान करना कि स्पष्ट रूप से विभिन्न प्रकार के कठिन संप्रत्ययों और मुद्दों को वो समझ सकें। इसी प्रकार से वो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं, संरचनाओं और क्रियाकलापों को आसानी के साथ या सुगमता के साथ समझ सकें। इसी प्रकार अधिगमकर्ता विशेष तौर पे तर्कप्रद तरीके से विभिन्न प्रकार की घटनाओं और प्रक्रियाओं को समझ सकें एवं उच्च स्तर के चिंतन को बढ़ावा देना भी या उसको विद्यार्थियों के अंदर विकसित करना भी एक्सप्लेनेशन कौशल का एक विशिष्ट उद्देश्य है। Now, certain other aspects related to this have been described in detail in the forthcoming slides. First, or A part is clarifying difficult concepts and issues. The key points are effective explanation bridges the gap between unfamiliar content and learners' prior knowledge. विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान और अज्ञात विषय वस्तु के साथ एक जोड़ का काम करना इसका मूलभूत कार्य है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि विशिष्ट प्रकार के पक्षों को या विचारों को या जटिल विचारों को छोटे छोटे तत्वों में बांट करके जिसको आसानी से विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा कुछ पक्षों को ढकते हुए, कुछ पक्षों पे विश्लेषण करते हुए संप्रत्यय की स्पष्टता इसके द्वारा की जाती है। इट मीन्स clarifying means breaking down complex ideas into manageable parts using analogies, examples and scaffolding. Further, teachers should assess learners' misconceptions and reframe explanations accordingly. विशेष तौर पे कक्षाओं में जब हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी संप्रत्ययों को गलत तरीके से समझते हैं या ठीक नहीं समझते हैं, ऐसे में अपने वाक्यों को पुनः निर्मित करते हुए दोबारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना भी इसके अंतर्गत आता है। साथ ही में विद्यार्थियों को क्या और कैसे जैसे विषय के पक्षों को भी समझने में ये सहयोग प्रदान करता है। It helps answer the what and why of a topic. Now coming to the second part, that is B, describing processes, structures and procedures. Explanations should outline steps, sequences and interrelations among different parts. विभिन्न भागों के विभिन्न चरणों को, विभिन्न पक्षों को, विभिन्न अंतर संबंधों को और विभिन्न क्रमों को समझने के लिए व्याख्या का उपयोग किया जाता है। Certain visual aids like flowcharts, diagrams enhance procedural understanding. प्रक्रिया को समझने की दृष्टि से हम ये देखते हैं कि बहुत सारे दृश्य के तरीके जिसके अंतर्गत प्रवाह आधारित विभिन्न प्रकार के चार्ट या विभिन्न प्रकार के चित्रों का उपयोग भी किया जाता है। Use of think aloud and demonstrations improve procedural learning, especially in subjects like science or mathematics. विज्ञान
अथवा गणित जैसे विषयों में चिंतनशील तरीके से आगे बढ़ना भी इसके अंतर्गत निहित होता है। विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों के द्वारा हम विद्यार्थी को प्रक्रियात्मक तरीके से सीखने में सहयोग प्रदान करते हैं और खास तौर पे थोड़ा कठिन विषयों में ये चीजों को सुगम बनाता है। इट हेल्प्स आंसर द हाउ ऑफ ए टॉपिक, किसी भी शीर्षक के कैसे वाले भाग को भी समझने में ये सहयोग प्रदान करता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है जिसके अंतर्गत आप ये देख सकते हैं कि एक चित्र के माध्यम से आप ये व्याख्या कर सकते हैं कि किस प्रकार जल चक्र में एवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन जैसी प्रक्रिया संपन्न होती है, या एवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन की व्याख्या करते हुए आप वाटर साइकिल के विषय में विद्यार्थियों को बता सकते हैं। यू कैन डिस्क्राइब water cycle by making processes of evaporation, condensation and precipitation through a diagram. Coming to other aspect, that is stating reasons for events and phenomena. It encourages critical thinking and application of logical reasoning. तर्क परक ढंग से चिंतन करना और सृजनशीलता के साथ चिंतन करना और उनका व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना, इसके लिए एक्सप्लेनेशन कौशल आपको सक्षम बनाता है। इसी प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि गहराई में छुपे हुए कारणों को विशेष तौर पे अधिगम में ये उजागर करता है। इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉजेज टू डीपन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग. It also involves effective explanations which include citing evidence and applying relevant principles or laws. इसके अंतर्गत हम विशेष रूप से साक्ष्यों पे आधारित किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों और नियमों को समझ सकते हैं, यह भी सम्मिलित किया जाता है। It involves comprehension of cause and effect relationship and justify outcomes. कारण कार्य संबंधों को समझने में यह सहयोग प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार के उत्पाद क्यों और कैसे हैं अथवा परिणाम क्यों और कैसे आ रहे हैं, इसकी समझ भी विकसित करता है। An example has been given here explaining why metal expands on heating by discussing particle motion and thermal energy transfer. विशेष तौर पे हम ये देख सकते हैं कि कोई भी मेटल हीट करने पर क्यों फैलता है, उसका पार्टिकल मोशन से और थर्मल एनर्जी के ट्रांसफर से क्या संबंध है, इस तरह की व्याख्या स्टेटिंग रीजन और इवेंट्स of a phenomena से संबंधित है। Now coming to the D part, that is developing higher order thinking among students. Higher order thinking is also known as HOT, H-O-T. It involves skills beyond recall such as analysis, synthesis, evaluation and creation. The explanations that pose open-ended questions and challenges assumptions stimulate cognitive complexity. It encourages students to generate their own explanations and promote metacognition and transfer of knowledge. The questioning and dialogic teaching enhances reasoning and problem solving abilities. इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि विद्यार्थियों में उच्च स्तर के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए और व्यवहार में परिलक्षित करने के लिए विद्यार्थियों में विश्लेषण क्षमता, संश्लेषण क्षमता, मूल्यांकन और आकलन की क्षमता और सृजन की क्षमता का विकास करता है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के खुले प्रश्नों के उपयोग के द्वारा और विविध प्रकार के वाक्यों के द्वारा हम विद्यार्थी की समझ या परिकल्पना को चुनौती देते हैं और उसके संज्ञानात्मक विकास को सुनिश्चित करते हैं। इसी तरह से हम ये देखें कि विद्यार्थी अपने शब्दों में
तर्कों का उपयोग करते हुए उच्चतर स्तर पर चिंतन को प्रस्तुत कर सकता है और ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। प्रश्नों के द्वारा और आपसी विचार विमर्श या संवाद के द्वारा भी तर्क और समस्या समाधान जैसी क्षमताओं को बढ़ाने में यह मदद करता है। Here is an example for literature. In a literature class, asking students to explain an author's intent and evaluate alternative interpretation of a character's actions is such an example. किसी भी साहित्य की कक्षा में, चाहे वो हिंदी की हो या अंग्रेजी की हो या संस्कृत की हो, उसमें हम विद्यार्थी को कह सकते हैं कि लेखक की मंशा का आकलन करिए और अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करिए। इस प्रकार से हम चरित्र चित्रण के लिए उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं और इस प्रकार के चिंतन द्वारा उच्च स्तर के चिंतन को विद्यार्थियों में विकसित कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द की कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लेनिंग इन प्रैक्टिस। तो विगत पक्षों को समाहित करते हुए हमको व्याख्या को व्यवहार में कैसे उतारना है, इसके लिए कुछ चुनिंदा घटक यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1 इज ओपनिंग स्टेटमेंट्स। इट मीन्स देयर शुड बी क्लियर इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। किसी भी विषय में प्रवेश के समय यह आवश्यक है कि प्रारंभ करने वाले वाक्य सटीक और स्पष्ट होने चाहिए। Second, linking words may be used like therefore, because, as a result of। तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग इसलिए क्योंकि, इसके परिणाम स्वरूप ऐसे जोड़ने वाले शब्दों का हम उपयोग कर सकते हैं। We can also use mediators as tools to strengthen teaching learning process. We can use various types of media as mediators or tools to strengthen teaching learning process. शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए हम विविध माध्यमों का भी उपयोग कर सकते हैं। We should also use concluding statements, means summary of key findings should be presented in the class. कक्षा में मूल रूप से निष्कर्ष के रूप में कक्षा में पढ़ाई गई चीजों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग चेक्स मीन्स क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन। विद्यार्थियों की समझ को स्पष्ट करने के लिए अथवा उनकी समझ का आकलन करने के लिए विविध प्रकार के प्रश्नों का उपयोग हमको करना चाहिए, जिससे उनकी समझ का ज्ञान हमें भी हो सके, हम उन्हें प्रतिपुष्टि प्रदान करते हुए आगे ले जा सकें। नाउ बेस्ड ऑन ऑल दीज की कंपोनेंट्स एंड presentations, we can conclude in the following words. The skill of explaining is foundational to effective teaching, transforming abstract ideas into accessible and meaningful knowledge. It enhances teachers to clarify concepts, describe processes, and support reasoning, thereby fostering deeper understanding and application among learners. Successful explanations require thoughtful planning and alignment with instructional goals, along with sensitivity to learners' prior knowledge and readiness. When skillfully executed, explaining not only enhances retention but also cultivates higher order thinking, making it an essential tool for student-centered and impactful teaching. The art of explanation is the art of making the complex simple. समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं कि व्याख्या करने की कला किसी भी जटिल चीज को या जटिल शीर्षक को सरल बनाने की कला है, जिससे विद्यार्थियों में प्रभावी ढंग से अधिगम सुनिश्चित किया जा सके। इस कौशल के अंतर्गत हम ये पाते हैं कि विभिन्न प्रकार के जटिल विचारों को बहुत ही सरल और
समझने लायक विचारों के रूप में हम विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के संपत्तियों को, प्रक्रियाओं को हम आसानी के साथ प्रस्तुत करते हैं, तर्क को सम्मिलित करते हैं और गहराई के साथ विद्यार्थी की समझ को विकसित करते हैं। साथ में यह विद्यार्थियों को विभिन्न परिस्थितियों में ज्ञान को उपयोग में लाने के लिए भी सक्षम बनाती है। तो यह कौशल अत्यंत ही प्रभावी कौशल है, जिसको आप विचार में ले आएं, उसको अपने व्यक्तित्व का भाग बनाएं और एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी कक्षाओं को संचालित करें। इन पक्षों पर आप विचार करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।